सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग। सो बच्चों, आज है इस चैप्टर की लास्ट क्लास। जी हाँ, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे अपने 3 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स कवर अप कर चुके हैं। बाकी जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम प्लेस मिक्स कहते हैं, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी और भी बाकी है। बाकी सारी चीज़ें उसकी हम ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके हैं। एंड आई होप कि यहाँ तक का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगाइए और अब तक जो जो भी एक्रोनिम्स आप लोग यहाँ पे इस चैप्टर में सीख चुके हो, एक बार उसको रिकॉल करते हुए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वो कौन कौन सी हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर को रिवाइज करें तो पहले ही कमेंट में आपको वो सारी चीज़ें दिख जाए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग जो प्लेस मिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को बांटना है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को बांटना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्योंकि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो जगह जगह पर फैले हुए हैं। अब आपका कंज्यूमर ऐसा तो नहीं है कि जिस जगह पर प्रोडक्शन होता है बिल्कुल आपके गेट के बाहर ही वो खड़ा है। वो तो न जाने दुनिया जहां में कहाँ कहाँ फैला हुआ है। अब भाई, आप तो हर जगह पे अपने कस्टमर्स को कैप्चर करना चाहते हैं ना। तो ऐसे में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यही बताता है कि आप जो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने कस्टमर्स के बीच में, तो वो कौन सा चैनल, वो कौन सा पाथ है जिसका आप इस्तेमाल करोगे ताकि आपका प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री से वहां पर पहुंचाया जा सके जहां पर उस प्रोडक्ट की जरूरत है, यानी कि जहां पर उस प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चों, यहां बताया गया है that channels of distributions are the set of firms। पहली बात तो ये कुछ फर्म्स का सेट हो सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ फर्म्स हो सकती है, या फिर कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं that take the title मतलब ऑनरशिप, असिस्ट हेल्प करते हैं इन ट्रांसफरिंग द टाइटल, उसी ऑनरशिप को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं to particular goods or services as it moves from the producer to the consumer। मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से जब वो सामान होलसेलर ने खरीदा, तो जो चीज पहले मैन्युफैक्चरर की थी, जिसकी ऑनरशिप पहले मैन्युफैक्चरर की थी, अब वही ऑनरशिप किसके नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है, होलसेलर के नाम पे। तो ये जो उन्होंने टाइटल ट्रांसफर की बात की है ना, वो यही है कि जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बीच में कुछ ऐसी फर्म्स है, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो मदद करते हैं, जो पहले टाइटल अपने नाम पर करते हैं, फिर उसी टाइटल को ट्रांसफर करते हैं उस पर्सन के पास जिस पर्सन को वो गुड्स या सर्विसेज इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब बच्चों ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये दो तरीके के चैनल्स होते हैं बेसिकली हमारे पास। डायरेक्ट चैनल्स और इनडायरेक्ट चैनल। अब आगे जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट चैनल्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, टाइप्स ऑफ चैनल की अगर मैं बात करूं तो पहले मैंने यहाँ पे सभी चैनल्स के नाम लिख दिए हैं, एक फ्लोचार्ट टाइप बना दिया है यहाँ पर, ताकि आपको पता चल सके कब कहाँ कौन इन्वॉल्व है। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यही बताएगा कि आपने कितने नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल किया है, कितने मिडलमैन इन्वॉल्व करके आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंच पाता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बात हो रही है बच्चों डायरेक्ट चैनल की। किसकी बात हो रही है, डायरेक्ट चैनल की। अब डायरेक्ट चैनल को हम लोग जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि मेन हमारा जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब उसी डायरेक्ट में जो पहला लेवल है वो है जीरो लेवल। अब जीरो लेवल का मतलब है कि व्हेन देयर इज नो मिडल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई मिडल मैन अगर नहीं है तो वो चैनल कौन सा कहलाएगा, जीरो लेवल। ठीक है, तो यानी कि मैन्युफैक्चरर से सामान सीधे कहाँ जा रहा है, कंज्यूमर तक। उसके बाद इनडायरेक्ट चैनल की बात करूं तो इसमें 3 लेवल आते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल।
वन लेवल की अगर मैं बात करूं तो जितना लेवल उतने इंटरमीडियरीज। अगर वन लेवल है तो एक मिडल मैन है, अगर दो लेवल है तो टू मिडल मैन है, और अगर तीन लेवल है तो तीन मिडल मैन होंगे। देखिए जरा वन लेवल पहले, वन लेवल के अंदर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक मिडल मैन है जिसका नाम क्या है, रिटेलर। यानी कि पहले सामान मैन्युफैक्चरर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास, एंड देन कंज्यूमर के पास। बट वहीं पे अगर मैं टू लेवल की बात करूं तो यहां पर हमें दो मिडल मैन देखने को मिलेंगे बच्चों। एक मिडल मैन है हमारे पास होलसेलर और दूसरा रिटेलर। अब देखो इसी चेन को हमने यहाँ पर और बढ़ा दिया है, रिटेलर से पहले एक और हमारा मिडल मैन आ गया है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। ठीक, अब आई बात थ्री लेवल की। तो थ्री लेवल का मतलब होता है तीन मिडल मैन, जैसे कि एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। अब चेन और बढ़ गई, पहले रिटेलर के पीछे होलसेलर आया, होलसेलर के पीछे उसके कुछ एजेंट्स आ गए। तो पहले सामान मैन्युफैक्चरर से एजेंट के पास जाता है, फिर एजेंट से होलसेलर्स के पास, और होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर के पास। अब कब कौन सा लेवल इस्तेमाल करना है, किस सिचुएशन या किस बिजनेस में कौन सा लेवल ऑफ चैनल हमारे लिए सुटेबल है, चलिए उसके लिए इन चैनल्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब कैसे याद रखने टाइप्स ऑफ चैनल आपको, 0 1 2 3। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट चैनल यानी कि जीरो लेवल की। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, दिस इज द मोस्ट 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 सिंपल एंड द शॉर्टेस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सीधी सी बात है ना, कोई बीच में मिडलमैन है ही नहीं, तो सबसे सिंपल भी है और सबसे शॉर्टेस्ट भी है। wherein the goods are made directly available by the manufacturer to the customers। यानी कि जहां पर जो सामान है वो मैन्युफैक्चरर से सीधा सीधा हमारे कस्टमर के पास आता है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंटरमीडिएट, क्योंकि बीच में हमने किसी भी मिडल मैन को इन्वॉल्व ही नहीं किया। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड द जीरो लेवल चैनल। अब कौन से मैथड है यहाँ पर जिसकी मदद से आप डायरेक्ट चैनल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने आपका खुद का ही रिटेल आउटलेट स्टार्ट कर लिया है, जैसे कि बाटा, टाइटन स्टोर्स, ये लोग अपना खुद का रिटेल स्टोर चलाते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपने खुद के रिटेल स्टोर्स के थ्रू अपने कस्टमर को सामान बेचते हैं। किसी और जूते की दुकान से अगर आप बाटा के शूज खरीद रहे हो तो वो डायरेक्ट चैनल में नहीं है। बट अगर बाटा के शोरूम से ही आप बाटा के शूज खरीद रहे हो, टाइटन के शोरूम से ही अगर आप टाइटन की वॉचेस खरीद रहे हो, देन वो आपका डायरेक्ट चैनल के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये ब्रांडेड कंपनीज है, ये लोग यानी कि जो भी आपको ब्रांड्स मिलते हैं बेसिकली, वो अपने खुद के रिटेल स्टोर्स पर ही मिलते हैं। उन्होंने खुद के अपने रिटेल स्टोर एस्टैब्लिश कर रखे होते हैं, वहां पर आपको सिर्फ उसी ब्रांड की आइटम मिलती है। तो इसीलिए वो कौन सा चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट चैनल। ठीक है, देन सेलिंग थ्रू द इंटरनेट या ई कॉमर्स, जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। अगर डायरेक्टली ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ करने के लिए, तो वो भी एक तरीके से डायरेक्ट चैनल है। क्यों? क्योंकि कस्टमर यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच करता है बिजनेसेस को, तो ये भी आपका एक डायरेक्ट चैनल है। ऑन द अदर हैंड, डोर टू डोर सेलिंग, आप खुद जाते हो, अपने एजेंट यहाँ पर सेटअप करते हो, यानी कि अपने सेल्स स्टाफ आप यहाँ पे सेटअप करते हो ताकि डोर टू डोर जाकर आप अपने कस्टमर्स को अप्रोच कर सको, जैसे कि एमवे और टपरवेयर वाले करते हैं। ये लोग अपना खुद का सेल्स स्टाफ रखते हैं और अपने कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप टेली मार्केटिंग या डायरेक्ट मेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपका डायरेक्ट चैनल में आता है। ठीक है, जैसे कि एक फार्मर वेजिटेबल बेचता है डायरेक्टली इन द वीकली मार्केट, उसका खुद का खेत है, अपने खेत पे उसने सब्जियां उगाई और अपनी ही रेडी में रखकर खुद ही मार्केट चल दिया अगर बेचने के लिए, तो बेटा वो डायरेक्ट चैनल है। क्यों? क्योंकि उसने बीच में किसी भी तरीके का मिडल मैन इस्तेमाल नहीं किया। अब जनरली कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए, ज्यादातर कौन से प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल होता होगा? जहां तक मुझे लगता है कि बल्कि प्रोडक्ट्स, कि अगर आपके प्रोडक्ट्स बल्कि हैं तो बहुत ज्यादा मिडल मैन आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक्सपेंसिव, अगर आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और अगर आप मिडल मैन और ऐड करोगे तो उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। पैरिशेबल प्रोडक्ट्स, अगर कोई पैरिशेबल प्रोडक्ट है तो वहां पे बहुत ज्यादा मिडल मैन इन्वॉल्व करना सही नहीं रहता है। तो कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट्स है या कुछ ऐसे गुड्स है जिसके अंदर जनरली हम लोग डायरेक्ट चैनल यानी कि जीरो चैनल का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों इनडायरेक्ट चैनल। तो इनडायरेक्ट चैनल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जहां पर आप अपने कस्टमर्स तक बेसिकली इनडायरेक्टली पहुंच रहे हो, आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि मिडल मैन आपके पास है।
चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, ठीक है। सो व्हेन अ मैन्युफैक्चरर्स एम्प्लॉयज वन और मोर इंटरमीडियरी टू मूव द गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट चैनल्स अभी आप पीछे पढ़ के आए हो कि 3 तरीके के होते हैं बच्चे। ये होता है एक आपका 1 लेवल, उसके बाद आता है बेटा आपका 2 लेवल एंड देन आपका 3 लेवल, ठीक है। तो 3 लेवल बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इनको भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो 1 लेवल की अगर मैं बात करूं, यानी कि मैन्युफैक्चरर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। सो इन दिस द गुड्स आर passed from the manufacturer to the retailer who in turn sell them to the final users। कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर यहाँ पर अपने कुछ छोटे छोटे रिटेलर्स इकट्ठे करता है, उनको सामान बेचता है, फिर वही रिटेलर्स कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं, अलग अलग एरियाज में जो स्प्रेड हुए हुए हैं, तो वहां तक उन तक पहुंचता है और उनके सामान को पहुंचाता है, उनके सामान को बेचता है। कॉमन फॉर द गुड्स विच आर एक्सपेंसिव, ये भी एक्सपेंसिव गुड्स के लिए, ब्रांडेड गुड्स के लिए, ड्यूरेबल गुड्स के लिए आप 1 लेवल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर से वही बात कि अगर आपके एक्सपेंसिव गुड्स है, बल्कि गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, तो अगर इनमें आप ज्यादा मिडल मैन का इस्तेमाल करोगे तो ऐसे में बेटा क्या होगा, यहाँ पर एक तो कॉस्ट एड ऑन हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो ऐसे में आपके लिए जो वो प्रोडक्ट है मार्केट में बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि लार्ज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ये आपने देखा होगा रिटेलर्स के थ्रू बेचे जाते हैं। और एक रिटेलर पे सिर्फ एक ही कंपनी का सामान नहीं होता, अलग अलग कंपनीज के मोबाइल फोन वो लोग बेच रहे होते हैं, अलग अलग कंपनीज के रेफ्रिजरेटर है, तो डायरेक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत सारे अदर अदर कंपनीज के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। दैट मीन्स वो तो बंदा एक क्या है, मिडल मैन है, जो बहुत सारी कंपनीज के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आता है हमारा 1 लेवल चैनल में। अब बढ़ते हैं आगे 2 लेवल। अब 2 लेवल का मतलब क्या है कि अब आपके पास आ गए हैं 2 रिटेलर्स यानी कि अब आपके पास आ गए हैं 2 मिडल मैन यानी कि होलसेलर्स और रिटेलर्स, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे लिए ये। सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर द मोस्ट कंज्यूमर गुड्स लाइक द सोप्स, ऑयल्स एंड द राइस, ठीक है। यानी कि साबुन, घी, तेल, चावल, यानी कि जितनी हमारी ग्रोसरी आइटम्स है बेसिकली, या मैं कहूँ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए हम लोग 2 लेवल चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। द होलसेलर एंड द रिटेलर्स फंक्शन एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, मतलब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को जोड़ने का काम करते हैं हमारे होलसेलर और रिटेलर। दीज आर सुटेबल फॉर द गुड्स ऑफ द मास कंजप्शन, जिन गुड्स का कंजप्शन बहुत ज्यादा है और लो यूनिट वैल्यू रखते हैं, यानी कि जिसकी पर यूनिट वैल्यू कम होती है बेसिकली, ऐसे गुड्स के लिए हम 2 लेवल चैनल इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो लेस एक्सपेंसिव गुड्स हैं बेसिकली, उनके लिए हम 2 लेवल इस्तेमाल करेंगे। होलसेलर पहले बल्क में बाय करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर से बड़े बड़े लॉट्स में सामान खरीदते हैं, फिर उन्हीं लॉट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रिटेलर्स को बेचा जाता है, और फिर वही रिटेलर्स और उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने कस्टमर्स तक बेचते हैं, और फिर रिटेलर्स उन्हीं चीजों को अपने कस्टमर्स को बेचते हैं जो ज्योग्राफिकली अलग अलग एरियाज में स्प्रेड हुए हुए हैं, ठीक है। क्या है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हमारे पास, जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, बिस्किट्स, HUL का डव, या फिर मैं कहूँ ITC का सनफिस्ट, तो ये सारे लोग 2 लेवल चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनके कंज्यूमर बहुत अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक रिटेलर को मिडल मैन रख के इनका काम नहीं चलेगा, 0 लेवल से तो ये वैसे भी काम नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ एक मिडल मैन से काम नहीं चलेगा, इसीलिए इन्होंने इन्वॉल्व किए 2 मिडल मैन, ठीक है। चलिए आखिरी चैनल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज 3 लेवल चैनल, और इसके अंदर आ गए हैं आपके 3 इंटरमीडिएट्स बच्चों, एजेंट, होलसेलर एंड देन रिटेलर। अब यहाँ क्या होता है, इन दिस केस मैन्युफैक्चरर यूज देयर ओन सेलिंग एजेंट्स और द ब्रोकर्स हु कनेक्ट देम विद द होलसेलर्स एंड देन द रिटेलर। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसे अपना बिजनेस और बढ़ाना है, तो ऐसे में वो अपने खुद के एजेंट्स यहाँ पर रखता है। उन एजेंट्स की कनेक्शंस की हेल्प से, क्योंकि वो एजेंट क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं मैन्युफैक्चरर का होलसेलर्स और रिटेलर के साथ, ठीक है। तो एक मैन्युफैक्चरर अपने एजेंट रखता है, वही एजेंट उन्हें होलसेलर और रिटेलर से कनेक्ट करवाता है ताकि अल्टीमेटली वो कंज्यूमर्स तक पहुंच सके, ठीक है। सो इट इज पर्टिकुलरली डन
when the manufacturers carries a limited product line and has to cover a wide market, कि वो बनाता तो बहुत कम चीजें हैं लेकिन उसे मार्केट बहुत ज्यादा कवर अप करनी है, तो ऐसे में अपने लोग यानी कि अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए 3 लेवल चैनल का इस्तेमाल किया गया। इट इज सुटेबल फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और द इंडस्ट्रियल गुड्स। ये ज्यादातर उन प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल है जो या तो आप बाहर से मंगवा रहे हो, या आपके कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, या कुछ आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि इंपोर्टेड मशीन्स बेची जाती हैं एजेंट्स के थ्रू, यानी कि होलसेलर, होलसेलर से फिर रिटेलर, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे 3 लेवल्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार इनका रिव्यू कर लेते हैं इस टेबल की मदद से। देखिए जरा, सबसे पहले था हमारा डायरेक्ट चैनल, जिसको आपने 0 लेवल कहा। 0 लेवल का सिंपल सा मतलब है कि प्रोड्यूसर यानी कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास जाता है, जैसे कि एमवे, फार्म प्रोड्यूस, कंपनी की खुद की वेबसाइट की सेल के थ्रू। उसके अलावा अगर 1 लेवल की बात करो तो उसके तो न जाने कितने सारे आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, और जितने भी आपको ब्रांडेड शोरूम्स देखने को मिलते हैं, आप खुद देख सकते हैं कितने सारे ब्रांड्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जितने भी ब्रांडेड आउटलेट्स आप देख रहे हैं वो सारे के सारे हमारे 1 लेवल का एग्जाम्पल है। उसके बाद 2 लेवल की बात करूँ, जहाँ पे प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर हमारा मैन्युफैक्चरर ही है। तो ऐसे में आपको सारे कंज्यूमर गुड्स दिख रहे होंगे जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसे कंज्यूमर गुड्स जिसको हमें हर आए दिन इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 3 लेवल चैनल, जिसके अंदर प्रोड्यूसर, उसके बाद एजेंट, एजेंट के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, उसके बाद जाके हमारा कंज्यूमर। अब इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी रेंज आपको कमी देखने को मिलती है, जैसे कि इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एकदम क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों इसी के साथ हमने प्लेस मिक्स भी कर दिया है कंप्लीट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट पी की तरफ, विच इज प्रमोशन मिक्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रमोशन मिक्स। अब आपने अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर ली, आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी डिसाइड कर ली, और तो और उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया कि कैसे प्रोडक्ट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक जाएगा। बट लोगों को कैसे पता चलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में? उनको भी तो इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उनकी जेब से भी तो पैसे निकलवाने पड़ेंगे कि वो पैसे वो तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए खर्च करें। उनको उनके घर से उठाकर अपनी दुकान तक भी तो लेकर आना है। तो ये काम कैसे करोगे भाई? ये काम करोगे तुम प्रमोशन की मदद से। मतलब कि प्रमोशन का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट्स का बोलबाला करना, हल्ला मचाना अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि भाई आओ और हमारा प्रोडक्ट लेकर जाओ, और तो और उनको बिल्कुल इन्फ्लुएंस करना, परसुएड करना कि मुझे पता है तुम पैसे खर्च करना नहीं चाहते हो, लेकिन हम खर्च करवा कर ही मानेंगे, हम तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचकर ही मानेंगे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना जिसकी हेल्प से आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर के घर तक पहुंच जाए, वही कहलाता है आपका प्रमोशन। देखिए जरा, सो प्रमोशन रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। तो प्रमोशन का सीधा सा मतलब है कम्युनिकेट करना, बेसिकली बातचीत करना, क्योंकि बातचीत से ही तो बात बनती है। तो बिना कम्युनिकेशन के तो प्रोडक्ट्स को नहीं आप बेच पाओगे ना। अब चाहे वो कम्युनिकेशन आप विजुअल फॉर्म में दे रहे हो, रिटन फॉर्म में दे रहे हो, या ऑडियो फॉर्म में दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में आपका कम्युनिकेशन पहुंच रहा है आपके कस्टमर्स तक, तो आपको पहुंचाना तो पड़ेगा, बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे उसका मैथड, चाहे उसका फॉर्म कुछ भी हो, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्टिव है बेसिकली आपके एक प्रमोशन के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव है इन्फॉर्म करने का, कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, यानी कि ऐसे लोग जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि भाई लोग, मार्केट में सामान आ चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है, निकलो अपने घरों से और हमारा प्रोडक्ट खरीद के घर लेकर जाओ, हम आपको उसके बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। प्लस परसुएड करना, सिर्फ बताना थोड़ी ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, बताकर थोड़ी छोड़ना है, उनको इन्फ्लुएंस भी करना है कि अरे भाई खरीदो, खरीदना पड़ेगा, और किसके लिए बनाया हमने प्रोडक्ट। तो परसुएड करना उनको कि वो आपके उस प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक। अब प्रमोशन मिक्स क्या होता है? प्रमोशन मिक्स तो वो आपका मिक्स है जिसके अंदर आपने कॉम्बिनेशन यूज किया है अपने कुछ प्रमोशनल टूल्स का, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रमोशनल टूल्स का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। अब समटाइम्स क्या होता है, अब बताती हूँ यहाँ पर तुम्हें मैं एक बहुत बढ़िया बात। समटाइम्स केस स्टडी में वो पूछ लेते हैं कि भाई बताओ, ऊपर दिए गए पैराग्राफ में
कौन से कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। अब क्या होता है ना कि तुम तो बड़े भोले और मासूम हो, तुम्हारे जो पेपर बनाने वाली सीबीएसई है उसके जो टीचर है ना, वो है बड़े नालायक शैतान, बहुत होशियार। वो बच्चों को बेवकूफ बनाने की करते हैं कोशिश कि भैया तुम बेवकूफ बनो और वो तुम्हारे नंबर काटे। लेकिन हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम उनको मौका देंगे ही नहीं कि वो हमारे नंबर काटें, क्योंकि हम सब बात यहीं से पढ़ के जाएंगे। तो अब जैसे पेपर में ये लिखा आता है कि भैया ये ऊपर वाले पैराग्राफ में कौन से कम्युनिकेशन टूल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, तो तुम बेचारे हमारे भोले मासूम नादान से बच्चे ये समझते हो कि मैडम कम्युनिकेशन, ये तो हमने डायरेक्टिंग में पढ़ा था और उसमें तो कोई टूल्स ही नहीं थे। ओ माय गॉड, आउट ऑफ दिस सिलेबस क्वेश्चन, मैम ने पढ़ाया ही नहीं। कुछ इस प्रकार के बच्चे। दूसरे बच्चे, कम्युनिकेशन टूल्स, कहीं बैरियर्स के बारे में तो नहीं पूछ रहे, कहीं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस तो नहीं पूछ रहे, और वही लिख कर आ जाएंगे। बट मेरे समझदार बच्चे क्या लिख कर आएंगे, प्रमोशन मिक्स। तो बच्चों अगर पेपर में कम्युनिकेशन टूल्स भी देखने को मिले तो वहां पर वो आपसे डायरेक्टिंग वाले कम्युनिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वहां वो आपसे बात कर रहे हैं प्रमोशन मिक्स के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पैराग्राफ में इस चीज के बारे में बात हो रही होगी कि कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में और प्रोडक्ट को बेचने के बारे में। तो बेचने के लिए कौन से कम्युनिकेशन टूल्स उन्होंने इस्तेमाल करे, तो उसमें आपको प्रमोशन मिक्स के टूल्स लिखने हैं। ठीक है, चलो अब तुम भोले मासूम नादान बनके गलती मत करके आना। ठीक है, चलो अब इस प्रमोशन मिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। और मैंने यहाँ पर इसलिए लिख भी दिया है कि ये सारे क्या है, हमारे कम्युनिकेशन टूल्स। ठीक है, चलो अब वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, वही विज्ञापन जो तुम न्यूज़पेपर में देखते हो, वही विज्ञापन जो तुम अपने इंस्टा पर देखते हो, वही विज्ञापन जो कभी कभी फेसबुक पर आ रहा है और वही विज्ञापन जो कभी कभी टीवी पर आ रहा है। तो जितने भी ये आप फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं वो सारे ही सारे आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट अलग अलग फॉर्म्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एडवर्टाइजमेंट को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे करना है, मतलब मैंने टीवी पे एड देखी कि लेस के चिप्स के लिए एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो मैं ये कैसे बोल पा रही हूँ कि चिप्स की किसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, लेस के चिप्स की। अब लेस के चिप्स की एडवर्टाइजमेंट फ्री में आ रही होगी क्या, क्या वो जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है, न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है, इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है, क्या वो फ्री में आ रही है? क्या मुझे नहीं पता कि उस एडवर्टाइजमेंट को कौन करा रहा है? सब पता है मुझे, बिल्कुल सारी बातें पता है मुझे। पर एक बात बताओ, क्या जिस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है टेलीविजन पे उसका खुद का ऑनर मेरे पास आके बताता है क्या मुझे? नहीं ना। तो बच्चों यहीं से एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन निकलती है। क्या है डेफिनेशन, इट इज एंड इम्पर्सनल। पहली बात तो इम्पर्सनल का मतलब क्या है, इम्पर्सनल का मतलब है कि अगर तुम गली मोहल्ले के लाला जी के यहाँ से जाकर सामान खरीद के लेकर आते हो, लाला जी अपने सामान की खूब एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एक साबुन उठाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई इस साबुन को अगर इस्तेमाल करोगे तो चकाचक गोरे हो जाओगे, और जब गोरे हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। तो अगर लाला जी ये काम कर रहे हैं तो तुम लाला जी को जानते हो ना भाई, उससे बातचीत कर पा रहे हो ना, तो वो तो पर्सनल फॉर्म है, आप बातचीत कर पा रहे हो उनके साथ, आपका एक पर्सनल कांटेक्ट है। बट टीवी पर चल रही एडवर्टाइजमेंट चल तो रही है बट उसके साथ तुम्हारा कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, तुम चाहो तो उसका मुंह बंद भी कर सकते हो या उस एडवर्टाइजमेंट को स्किप भी कर सकते हो, करते तो है हम ये काम। तो बेटा ये एक इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल मतलब जहां पर हमारा कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, बट ये एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ इस बातचीत का पैसा लग रहा है, भले ही इम्पर्सनल है, लेकिन वो जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है आपके टेलीविजन पे, इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर के अंदर, उसका पैसा भरा है। और किसने भरा है वो पैसा, किसी कंपनी ने, यानी कि उसी कंपनी ने जिसके प्रोडक्ट के बारे में वहां पर बातचीत हो रही होगी। सो विच इज पेड बाय द मार्केटर्स और द स्पॉन्सर्स टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो डेफिनेशन से ही आपने एक बात समझनी है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, इम्पर्सनल है, पेड फॉर्म है और जिसका स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड है।
ये 3 बातें आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में याद रखनी है, क्योंकि जब आपसे सारे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे जाएंगे तो यही कीवर्ड्स आपके काम आएंगे। सो इम्पर्सनल होता है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। बोलो बालकों, पीछे पीछे बोलना है ताकि याद कर सको, ठीक है। अब यही देखो इसके फीचर है, और एडवर्टाइजमेंट के फीचर के लिए करानी पड़ेगी तुम्हें SIP। SIP मतलब स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड है, I मतलब इम्पर्सनल है, P मतलब पेड फॉर्म है। तो जो मैंने डेफिनेशन बताई उसी में इसके फीचर छुपा दिए। देखो जरा, सबसे पहला है पेड फॉर्म, कि एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसका मतलब है कि कोई एक स्पॉन्सर होगा जो उसकी कॉस्ट को बियर करेगा जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि कोका कोला पे कर रही है अपने टीवी कमर्शियल्स के लिए। वहीं पर इम्पर्सनैलिटी यानी कि आपका टच नहीं है, आप पर्सनल टच या पर्सनल कांटेक्ट नहीं है आपका, देयर इज नो डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट बिटवीन द प्रोस्पेक्ट्स एंड द एडवर्टाइजर, यानी कि कंज्यूमर और एडवर्टाइजर के बीच में कोई डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है, और इसीलिए इसे पर्सनल इम्पर्सनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि YouTube पे तुमने एक डिटर्जेंट का एड देखा और न जाने तुम्हारे जैसे कितने लाखों लोग बैठकर उस एड को देख रहे होंगे, यानी कि बहुत सारे व्यूअर्स उसके होंगे विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंपनी, जहां पर तुम उस कंपनी को जानते भी नहीं होगे, बट तुम उस बैठकर उस एड को बस क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, लेकिन यस तुम्हें ये पता है कि वो एड कहां से आई है, कि मैं यहाँ पर खड़ी हूं और टाइड का जो सर्फ है वो यहाँ से घूम कर जाता है और बोला जाता है वाइट है तो टाइड है, तो पता चल रहा है ना कि कौन सी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो देखो जरा, advertising is undertaken by some identified individuals or the company make the advertising efforts and also bears the cost of it। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग है वो किसी न किसी कंपनी के थ्रू हो रही है, हम जानते हैं पहचानते हैं उसको, और वही एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स कर रही है और उसके पैसे भी भर रही है। जैसे कि सर्फ एक्सेल की एड क्लियरली ये मेंशन करती है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर उसका स्पॉन्सर है, ठीक है, स्पॉन्सर मतलब जिसने पैसा लगाया है। चलो बालकों, अब ये बात भी तुमको पता चल गई। अब आते हैं पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग क्या होती है? पर्सनल सेलिंग वही है जब तुमने देखा होगा कि कभी कभी तुम्हारे दरवाजे पर एक बेल बजती है, और बेल बजते ही जब तुम गेट की तरफ पहुंचते हो, गेट खोलते हो, या अगर कहीं फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या उसके भी ऊपर फ्लोर पे रहते हो और नीचे झांक कर देखते हो, तो एक अंकल या आंटी होते हैं, वो वहां पर आपसे कह रहे होते हैं कि अरे बेटा कोई बड़ा हो तो जरा उसको बाहर बुलाओ। क्यों? क्योंकि वो कुछ सामान बेचने के लिए आए हैं, क्योंकि उस सामान को खरीदने के लिए शायद तुम दुकानों तक नहीं पहुंच रहे हो, शायद दुकानों तक तुम्हारी रीच कम है उस प्रोडक्ट के लिए, तो इसीलिए पहले तुम्हारे घर तक उस सामान को पहुंचाया जा रहा है और तुम्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि अरे भाई तुम पता है तुम नहीं खरीदना चाहते हो, लेकिन हम बेचकर ही मानेंगे। तो यहाँ सामान बेचने के लिए कोई आया, कोई आया, दूर से आया है ना, सामान लेकर आया ना, बातचीत करने के लिए आया, कंपनी आपके पास पहुंच रही है कहीं ना कहीं, तो बेटा यहाँ पर भी बातचीत हो रही है, पर बातचीत अब कैसे हो रही है? ओरल फॉर्म में हो रही है, कोई ऑडियो विजुअल नहीं चल रहा आपके सामने, ओरल फॉर्म में यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी, जहां पर आपको कहा जाएगा, इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि आप सामान खरीदें, ठीक है, आपको अपनी बातों में पूरा लपेटा जाएगा। तो देखिए पर्सनल सेलिंग क्या कहता है? पर्सनल सेलिंग is the oral presentation of message. Keyword oral presentation of message in the form of conversation, बातचीत है, with one or more prospective customer for the purpose of making the sale। क्योंकि हम यहाँ पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करने के लिए साक्षात हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं आपके सामने। तो जहां एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल था, वहीं पे हमारा पर्सनल सेलिंग कैसा होता है? पर्सनल फॉर्म, ठीक है। तो यहां से क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है कि पर्सनल सेलिंग होता है आपका ओरल प्रेजेंटेशन, यानी कि अपने मैसेज को ओरली प्रेजेंट करना, और तो और यहां हम आपके साथ मेंटेन करते हैं पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके फीचर्स के लिए PD, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा भाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी तो सामान बेच पाओगे ना। तो P का मतलब है पर्सनल फॉर्म और D का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। देखिए जरा, पर्सनल फॉर्म का मतलब है इन पर्सनल सेलिंग अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग
take place that involves an interactive relationship between the seller and the buyer. अब क्योंकि यहाँ पर साक्षात वो पर्सन मौजूद है आपको सामान बेचने के लिए, तो आपके बीच में डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे हैं, आपको वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप उसका सामान खरीदो, प्लस वो हर पर्सन से अलग अलग बातचीत कर रहा है, वो आपके सामने कोई और डायलॉग देता होगा, किसी और के सामने कोई और डायलॉग देता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एक सेल्स पर्सन क्रोमा पे एक्सप्लेन करता है फीचर्स ऑफ लैपटॉप टू द कस्टमर, कि मान लो जैसे तुम सपोज करो किसी रिटेल स्टोर पर भी जाते हो, तो रिटेल स्टोर के अंदर भी क्या होता है कि आपको एक सेल्समैन मिलता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ डोर टू डोर सेलिंग ही है, जैसे आप किसी रिटेल स्टोर पर जाते हो तो अगर वहां पर आपको एक पर्सनल सेल्स पर्सन मिल रहा है जो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दे रहा है, यानी कि जब आप कोई लैपटॉप खरीदने जाते हो तो एक पर्सन आपके पास आता है और आपको सारी जानकारी दे रहा है ना, तो वो भी पर्सनल सेलिंग है। तो बेसिकली पर्सनल सेलिंग आप इसके नाम से अगर समझो तो एक ऐसी सेल जहां पर आपको पर्सनली आपके साथ डील किया जा रहा है, इंडिविजुअली आपके साथ डील किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। अब यहां तुम ना अपने दूसरे रिश्ते मत कायम कर देना कि बस सुंदर सी प्यारी सी सेल्स गर्ल तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई और बस तुम उसकी आंखों में खो गए, उसकी स्माइल पर तुम लोग घायल हो गए और इसलिए तुम सामान खरीद के लेकर आ गए। तो बस तुम्हें तो ये काम करना ही नहीं है, इसलिए तुम्हें सामान खरीदने जाना ही नहीं है, ठीक है। जरा अपने पेरेंट्स को भेज दिया करो या उनके साथ ही जाया करो। देखो जरा, पर्सनल सेलिंग अलाउज द सेल्स पर्सन टू डेवलप द पर्सनल रिलेशनशिप with the prospective customer which may become important in making sale। अब देखो एक ही बार थोड़ी ना सामान बेचना है, हम तो चाहते हैं कि आप बार बार आए, तो एक बार अगर आप हमारे सेलिंग एफर्ट्स से खुश हो गए तो आप दोबारा आएंगे ना वापस। तो जैसे कि एक LIC का एजेंट एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है, हम यहाँ पे आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक LIC का एजेंट ट्रस्ट बनाता है आपकी फैमिली के साथ सालों साल तक, मेकिंग इट ईजियर टू सेल द न्यू पॉलिसीज, क्योंकि कल को अगर कोई नई पॉलिसी आए तो वो नई पॉलिसी भी तुम्हें चेप सके, आई मीन तुम्हें बेच सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो हमने क्या सीखा पर्सनल सेलिंग से? ऑरल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है, पर्सनल फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे मैसेज कस्टमाइज किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करती हूँ सेल्स प्रमोशन की। अब सेल्स प्रमोशन क्या होता है बच्चों? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि अब हम तुम्हें देंगे कुछ लुभावने ऑफर, जिसको देखते हुए तुम दौड़े दौड़े चले आओगे सामान को खरीदने के लिए। हम कुछ ऐसा तुम्हारे सामने फेंकेंगे जिसको कैच करने के लिए डेफिनेटली तुम आओगे। जैसे कि हमने चिप्स में 20% एक्स्ट्रा हवा भर दी और एक चिप्स बस एक्स्ट्रा डाल दिया और ऊपर लिख दिया 40% एक्स्ट्रा। और क्या? या फिर हमने कहा बाय 3 गेट 1 फ्री। अब एक चीज को फ्री पाने के लिए तुम 3 खरीदोगे, जहां तुम एक ही खरीदने के लिए आए थे अब तुम्हें एक फ्री चाहिए, इसके लिए तुम 3 और खरीदोगे, तो फंस गए ना तुम उसके जाल में। भाई 10 किलो आटे के साथ 1 किलो चावल फ्री। अच्छा, खरीदने आए थे 5 किलो आटा, बट जब स्कीम पता चली कि 10 किलो आटे के साथ 1 किलो चावल फ्री, तो तुमने खरीदना शुरू कर दिया। तो ऐसे कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हम तुम्हें देंगे ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदो, ठीक है। देखिए जरा, sales promotion refers to the short term incentives which are designed to encourage the buyer to make the immediate purchase of the product। यहाँ पर हमने बोला कि सेल्स प्रमोशन जो है उसका मतलब है वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स जिसको डिजाइन किया गया है ताकि हम बायर्स को एनकरेज कर सके कि इमीडिएट वो सामान को खरीद लें और उस सर्विस को अवेल कर लें। जैसे कि सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो रिबेट देना, क्वांटिटी गिफ्ट देना, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस अलाउड करना, आपने वो तो सुना होगा ना 0% फाइनेंस, है ना, और स्क्रैच द कूपन और गेट दिस। अब दिवाली के टाइम पर तो ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि वो लोग एक क्रैकर को बर्स्ट करते हैं और उसमें से कुछ चिट्ठी निकलती है जिस पे लिखा होता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और तुम उस गिफ्ट के झांसे में आकर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही खरीद के ले आते हो, है ना। अरे ये खरीदो टू यू हैव अ चांस टू विन अ गोल्ड कॉइन, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सोना बांट रहे होंगे, है ना। कितने नादान और मासूम हो ना तुम।
तो बस इसी झांसे में तुम लोग आ जाते हो। तो कुछ ऐसे ही ऑफर्स यहाँ दिए जाते हैं, जैसे कि कैश डिस्काउंट्स देना, सेल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर देना, फ्री गिफ्ट कह देना, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, और तुम्हें छुट्टियों पर भेज देना, तुम्हें यानी कि यहाँ पर कूपन्स अलाउड कर देना। तो बस इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ टूल्स हैं जो यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कस्टमर्स के लिए हम बात करें तो कस्टमर को तो फ्री सैंपल दे रहे हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, मैगजीन्स वगैरह में शैम्पूज के फ्री सैशेज दे देते हैं कि वैसे तो तुम खरीदोगे नहीं और मुफ्त का माल तो तुम्हें जरूर चाहिए, मुफ्त में मिलेगा तो तुम जरूर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। या फिर बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोमिनोज पिज्जा, ये लो डोमिनोज का पिज्जा ले लो, बाय वन गेट वन फ्री। उसके अलावा डिस्काउंट चलता है अमेजोन पे जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आता है, धड़ल्ले से लोग सामान खरीदते हैं, उस टाइम पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करते हैं। उसके अलावा ट्रेडमैन और मिडलमैन, इनको अगर सेल्स प्रमोशन दिया जाए तो डीलर का इंसेंटिव होता है ऑटोमोबाइल कंपनीज के थ्रू, जैसे कि मारुति सुजुकी या फिर जैसे कि मारुति वगैरह के यहाँ पे, कि अगर आपने टारगेट अचीव किया तो आपको इतने का हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आपको इंसेंटिव्स, ठीक है। उसके अलावा कोऑपरेटिव एडवर्टाइजमेंट स्कीम्स भी चलती है जहां पर एलजी शेयर करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लोकल इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के साथ, या फिर एक्स्ट्रा मार्जिन या डिस्काउंट दिया जाता है होलसेलर्स को एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि नेस्ले और आईटीसी, तो ये डीलर्स को दिया जाता है। अब सेल्स पर्सन यानी कि जो आपका सेल्समैन है उसको क्या मिलता है, उसको बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, या कॉन्टेस्ट हम चला देते हैं जहां पर जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उसको हम ट्रिप पे भेज देंगे, स्पेशल गिफ्ट देते हैं, प्राइज देते हैं, कई बार जैसे मोबाइल फोन दे दिया, तो इस तरीके की चीजें हम लोग उनको देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी एलिमेंट की तरफ, विच इज पब्लिक रिलेशन। अब आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि अगर बात करनी है हमारे पीआर डिपार्टमेंट से बात करो, हमारा पीआर सब हैंडल कर लेगा। अब ये पीआर क्या है? ये होता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन आज के टाइम पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका काम होता है किसी भी कंपनी या उसके थ्रू प्रोवाइड किए जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज मार्केट में या लोगों के मन में पॉजिटिव क्रिएट करना। जैसे कि हम सभी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ आज से कुछ सालों पहले, जब मैगी को बैन कर दिया गया और उस पे इल्ज़ाम लगाए गए, लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग की गई और उसमें ये पाया गया कि उसके अंदर कुछ एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको भारी मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से लोगों की सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और आपको पता है मैगी जो आज के टाइम पे घर घर में देखी जाती है और उस टाइम पर भी देखी जाती थी रात को 12 बजे मिडनाइट मील के लिए, तो मैगी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। और ऐसे में अचानक से जब इस तरीके की न्यूज़ आई तो हर किसी को बहुत दुख हुआ। और आपको पता है कुछ लोगों ने, चाहे उन्होंने एक दिन पहले ही मैगी खाई हो, लेकिन उनके घर में जो पैकेट्स रखे हुए थे उठा उठा के लोगों ने फेंक दिए। रिटेलर्स के पास से जितने भी मैगी के जो सप्लाई जा चुकी थी मैगी की, उन सभी को विड्रॉ कर लिया गया और वो दिन मैगी के लिए बहुत बुरा दिन था। लेकिन मैगी ने यानी कि हमारी नेस्ले कंपनी ने बिल्कुल हार नहीं मानी और उनके पीआर डिपार्टमेंट ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, जिसकी वजह से आज मैगी फिर से पूरी इज्जत के साथ आज हम सभी के घरों में पाई जाती है। मतलब मेरे घर में तो डेफिनेटली आती है, आप लोगों का मुझे पता नहीं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस किस को मैगी खाना पसंद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यों मैगी को हमने फिर से एक्सेप्ट किया और आज वो भी ज़्यादा प्राइस में, क्यों क्यों उसके जैसे टेस्ट हम किसी और का पसंद कर ही नहीं पाए? क्योंकि भले ही मैगी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी उनके कॉम्पिटिटर्स के थ्रू, बट मैगी का पीआर डिपार्टमेंट एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था ये कहते हुए कि मैगी आपकी थी, आपकी है और आप ही की रहेगी। और उन्होंने टाइम टू टाइम मीडिया के साथ मिलकर, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करके, आर्टिकल्स छपवा कर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कभी भी आप लोगों को मैगी को भूलने ही नहीं दिया। मतलब होता ऐसा भी हो सकता था कि मैगी बंद ही हो जाती, मैगी बनना ही बंद हो जाता, क्योंकि अगर वो टाइम टू टाइम एक चीज नहीं करते तो शायद आप मैगी को भूल जाते, लेकिन उन्होंने भूलने ही नहीं दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वहां पर मैगी के पीआर डिपार्टमेंट ने। अब देखिए जरा यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं पीआर के बारे में। सो मैनेजिंग द पब्लिक ओपिनियन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क परफॉर्म बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट।
तो पब्लिक का ओपिनियन मेंटेन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन करना है, सिर्फ कस्टमर्स, सप्लायर्स या डीलर के साथ नहीं, बल्कि उन बहुत सारे लोगों के साथ जो शायद आपके कंज्यूमर भी नहीं है, शायद आपके सप्लायर भी नहीं है, बट उनका ओपिनियन बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा आपकी कंपनी की एबिलिटी पे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। तो आपको उनके साथ भी एक रिश्ता बनाए रखना है। सो पब्लिक रिलेशन एक रिश्ता बनाता है पब्लिक और कंपनी के बीच में। So public relationship involves the varieties of programs designed to promote or protect company's image। बच्चों अगर आप कीवर्ड्स नोट करते हैं, so these are the keywords। ये है कीवर्ड पीआर को पहचानने की कि वो एलिमेंट पब्लिक रिलेशन है, कि पब्लिक रिलेशन का काम है प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना कंपनी की इमेज और इट्स इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ द पब्लिक। पब्लिक की नजरों में आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी की इमेज को बनाए रखना और प्रोटेक्ट करना पीआर डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है। सो द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशन, उन्होंने पीआर को कैसे डिफाइन किया, दैट पीआर इज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ षड्यंत्र, कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी फंक्शन करने के लिए, जिसके अंदर आप ऐड करेंगे वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय हेल्पिंग इट मैनेज इट्स रेपुटेशन, ताकि वो मार्केट में अपनी रेपुटेशन मैनेज कर सके। सो इट इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ प्रमोटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इवेंट्स, प्रमोटिंग द ओवरऑल ब्रांड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके अंदर वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि जो ब्रांड है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट जो है वो कौन परफॉर्म कर सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि पीआर को कौन मेंटेन करता है। तो कुछ कुछ कंपनीज के अंदर जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब इतना बड़ी कंपनी नहीं है, तो वहां पर उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही ये काम कर लेता है, या फिर एक स्पेशल डिपार्टमेंट आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं अपनी ही कंपनी के अंदर, ताकि वो पब्लिक रिलेशन को मेंटेन कर सके, और उसे आप पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, पीआर डिपार्टमेंट। या ये काम आप किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को सौंप देते हैं, एनी आउटसाइड पब्लिक रिलेशन एजेंसी, जिनका काम ही यही होता है। ठीक है। अब कोई एक एग्जाम्पल जिसमें आप ये प्रूफ कर सकते हो कि पीआर डिपार्टमेंट क्या करता है, तो जैसे कि स्पोर्ट्स या कल्चरल इवेंट्स को यहाँ पर स्पॉन्सर कर देना, कंट्रीब्यूट कर देना पैसा, या पैसा कंट्रीब्यूट कर देना पैसा किसी सोशल कॉज के लिए, जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, या एजुकेशन के लिए। जैसे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने देखा होगा कि उनके जो ऑनर है वो एनजीओज रन करते हैं। कोई अगर कल्चरल प्रोग्राम होता है तो उसमें पैसा लगा देते हैं, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें पैसा लगा देते हैं। तो ये सारे काम करके वो क्या कर रहे हैं, लोगों की नजरों में अपनी जो इमेज है उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रमोशन मिक्स। अब बस एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है, एक छोटा सा डिफरेंस जो बताएगा कि एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग से कैसे अलग है। तो अब समझते हैं एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, तो जैसे हमने दोनों के मीनिंग्स में कुछ कीवर्ड समझे कि एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, और उसके कंपैरिजन में जो पर्सनल सेलिंग है वो एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। दोनों ही जगह पर हमें बातचीत करनी है, हमें कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, बट दोनों में अपने कस्टमर को अप्रोच करने का जो तरीका है वो अलग है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज पेड बाय द मार्केटर, और इस कम्युनिकेशन के लिए आपने पैसे भरे हैं टू प्रमोट द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द वेरियस मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और इंटरनेट। चाहे मीडिया कोई सा भी हो, बट हर इस मीडिया की जो कॉस्ट है वो बियर कर रहा है एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अगर पर्सनल सेलिंग की बात करें, सो इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन where a salesperson directly interacts with the potential customer to persuade them to buy the product। और यहाँ पर डायरेक्टली एक ओरल प्रेजेंटेशन की जा रही है मैसेज की, पर्सन टू पर्सन हम उस मैसेज को डिफर कर सकते हैं, और पोटेंशियल कस्टमर को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, परसुएट किया जा रहा है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ वन वे कम्युनिकेशन है। एक एडवर्टाइजर सिर्फ आ रहा है, अपनी बात को कहकर चला जा रहा है,
बट पर्सनल सेलिंग के अंदर एक टू वे कम्युनिकेशन है, जहां पर जो सेल्स मैन है वो भी अपनी बात कह रहा है, और ऑन दी अदर हैंड जो आप उससे कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो वहाँ वो भी क्वेरी आप सेम टाइम पे कर सकते हैं. सो इट इज टू वे कम्युनिकेशन. देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द सेलर एंड द बायर. तो यहाँ पे आपका इंटरेक्शन ज्यादा है. टारगेट ऑडियंस की अगर हम बात करें या रीच की अगर हम बात करें, इस पॉइंट को आप टारगेट ऑडियंस के नाम से भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको रीच के नाम से भी लिख सकते हैं कि कहाँ तक पहुंच है. तो एडवर्टाइजिंग की पहुंच डेफिनेटली लार्ज है, मास रीच है, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन तक आप पहुंच सकते हो एक ही टाइम पे. एक एडवर्टाइजमेंट न जाने लाखों लोगों के टेलीविजन, इंटरनेट, हर जगह पर देखी जा रही होगी. बट जब बात होती है पर्सनल सेलिंग की, तो इंडिविजुअल कस्टमर के साथ जब डीलिंग चल रही है तो आपकी रीच यहाँ पर लिमिटेड है. ठीक है, तो यहाँ इंडिविजुअल कस्टमर या स्मॉल ग्रुप्स तक ही आप पहुंच सकते हो एक टाइम पे. उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें कि कॉस्ट सस्ता क्या पड़ता है, सो डेफिनेटली जब कोई भी काम लार्ज स्केल पे किया जाता है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है. एक एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है और बहुत ज़्यादा सेल्स करने में मदद करती है. बट वहीं पे पर्सनल सेलिंग, जो हम एक सेल्स पर्सन की जो कह सकते हो सैलरी दे रहे हैं या जो कमीशन दे रहे हैं, वो कुछ ही कस्टमर्स तक बट पाएगी. तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग की वो लो होती है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड हो जाती है. बट वहीं पे पर्सनल सेलिंग की कॉस्ट जो होती है वो हाई रहती है. फीडबैक की अगर हम बात करें, एक एडवर्टाइजमेंट आपके इंटरनेट पे आ रही है, आप यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहे थे, उसके बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखें, आप उसे स्किप भी कर देते हैं, क्योंकि स्किप ऐड का ऑप्शन आता है. अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप उस ऐड को देखेंगे, नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो आप उसको स्किप कर देंगे. तो एक तरीके से कोई फीडबैक नहीं है उनके पास. बट यहाँ आपके पास इमीडिएट और डायरेक्ट फीडबैक है. उससे सामान खरीदना होगा तो खरीदेगा, नहीं तो आपको मना करके आगे चल देगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो फीडबैक है वो थोड़ी सी डिलेड है, इनडायरेक्ट है, थ्रू सेल्स डेटा और सर्वेस के थ्रू बस ये काम किया जा सकता है. बट पर्सनल सेलिंग में ये इमीडिएट है और डायरेक्ट है. ठीक है, रीच फिर से आया, वाइड रीच है, क्योंकि आप नेशनली ग्लोबली अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो. यहाँ पे लिमिटेड ही रीच है. ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी, कहाँ आप मैसेज को चेंज कर सकते हो, यानी कि यहाँ एक स्टैंडर्डाइज मैसेज है या कस्टमाइज मैसेज है. तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो जो आपका मैसेज है ना एडवर्टाइजमेंट में, वो आप यहाँ पे दे रहे हो एक स्टैंडर्ड मैसेज, एक स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज ही यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है अपनी सारी ऑडियंस के पास. मतलब सिमिलर मैसेज जा रहा है, एक ही एडवर्टाइजमेंट है जो सब तक जा रही है. तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आप कस्टमर टू कस्टमर अपने मैसेज को बदल नहीं सकते. बट यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ जो आपका मैसेज है वो कस्टमाइज किया जा सकता है. कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, कस्टमर के रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसे कन्विंस करना है. ठीक है, अब सुटेबल एडवर्टाइजमेंट कहाँ सुटेबल है, ये कंज्यूमर गुड्स के लिए सुटेबल है, जहाँ पर लार्ज मार्केट है और बार बार परचेजेस आपको देखने को मिलती है. बट वहीं पे पर्सनल सेलिंग की अगर बात की जाए तो ये इंडस्ट्रियल गुड्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, ताकि प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सके, या फिर जहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो ये था डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. सो आई होप कि आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इवन द होल चैप्टर. और इसी के साथ मैं यहाँ पर अनाउंस करती हूँ कि हमारा मार्केटिंग वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट. तो बेटा जो हमारे ये चैप्टर नंबर 11 एंड 12 है, वेटेज टोटल इन दोनों की मिला के 15 मार्क्स है, जिसमें हाई वेटेज का चैप्टर हमारा मार्केटिंग ही माना जाता है. तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. प्लस ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बहुत सारे बच्चे मार्केटिंग पे फाइल बना रहे होंगे, तो उनके लिए तो ये चैप्टर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताना कि ये वाला चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा और इससे आपने क्या क्या सीखा. तो फाइनेंस मैनेजर होने के साथ साथ, एक ट्रेडर होने के साथ साथ, आज से तुम मार्केटिंग मैनेजर भी कहलाओगे. सो मुबारक हो. तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए. आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना. मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की. हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना. इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी. एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में.